हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हमारी क्लास थर्ड रहने वाली है हमारी रेलवे एनटीपीसी के पीवाई की सीरीज की। और जैसे कि हमें पता है कि लास्ट 30 डेज है, तो जो हमारे पीवाई क्यूज है वो एक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो आपके जो पीवाई क्यूज है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारे थर्ड लेक्चर में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is a primary contributor to the sour taste in foods like lemon, vinegar and yogurt? यानी जो हमारे फूड्स होते हैं उनमें सॉर टेस्ट कैसा होता है, जो थोड़े खट्टे से होते हैं सॉर टेस्ट, ठीक है। तो वो होते मतलब किस वजह से होते हैं? बेस की वजह से, एसिड्स की वजह से, अल्कलॉइड्स की वजह से या फिर सॉल्ट्स की वजह से। देखो हमें पता है कि लेमन होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, विनेगर ये भी खट्टा होता है, और योगर्ट दही खट्टा होता है। तो ये खट्टे किस वजह से होते हैं? बिकॉज ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इन फूड्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सराउंडिंग फीचर ऑफ थार डेजर्ट? यानी इनमें से कौन सा थार डेजर्ट का एक सराउंडिंग फीचर नहीं है? रन ऑफ कच्छ ऑब्वियसली है, रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात और राजस्थान को कवर करता है। अरावली पार्ट ऑफ राजस्थान है, तो थार डेजर्ट का पार्ट है ही। इन इंडस रिवर प्लेन्स, यानी जो इंडस रिवर के जो तटीय मैदान हैं, ये भी थार डेजर्ट की सराउंडिंग्स में आते हैं। क्या नहीं है? दैट इज विंध्या रेंज। विंध्या रेंज बेसिकली बहुत दूर पड़ता है थार डेजर्ट से, तो ये पार्ट नहीं है, ठीक है। सो द आंसर इज विंध्या रेंज इज नॉट ए सराउंडिंग फीचर ऑफ द थार डेजर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है किलोमीटर स्क्वायर की जो थार डेजर्ट है वो रफली कवर करता है 2 लाख 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है, और ये वर्ल्ड का 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, मे बी किस एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से नंबर का लार्जेस्ट डेजर्ट है थार डेजर्ट। तो ये 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड में, और ये टोटल कवर करता है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच लीडर प्रिसाइडेड ओवर 1929 का लाहौर सेशन? वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है 1929 का लाहौर सेशन। और किसने प्रिसाइड करा इसमें? क्या इसका रेजोल्यूशन था? रेजोल्यूशन क्या था इसमें? कि पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो ये था पूर्ण स्वराज, और 1929 का लाहौर सेशन, इसको प्रिसाइड किसने करा था? ये करा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब देखो 26 जनवरी वॉज डिक्लेयर एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 1930 को ये डिक्लेयर किया गया था कि हम लोग क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और इसी दिन जो हमारा फ्लैग है, द ट्राई कलर इंडियन फ्लैग वॉज होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन लाहौर। तो कौन सी रिवर के किनारे पे हमने जो हमारा फ्लैग होस्टिंग करा था, और एक गोल रखा था, वो रहेगा पूर्ण स्वराज। कौन सी रिवर पे? रावी रिवर पे, ठीक है। और कौन थे इसके? इस सेशन को किसने प्रोसाइड करा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया था हमने। नेक्स्ट देखो, विच मूवमेंट और आइडिया एसोसिएटेड विद वर्धा स्कीम? वर्धा स्कीम जिसको क्या बोलते हैं? बेसिक एजुकेशन स्कीम भी बोलते हैं, जो कि प्रपोज हुई थी 1937 में, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि ये जो वर्धा स्कीम है, ये बेसिकली इसको किसने प्रपोज करा था? तो इसको प्रपोज करा था महात्मा गांधी ने इन 1937 में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने रखा था। आपको पता है कि महात्मा गांधी हमेशा जो हमारी इंडियन चीज़ें होती थी, या जो जो डोमेस्टिक हैं, उन पे ज़्यादा काम करने के लिए बोलते, ठीक है। तो और इसमें मदर टंग क्या रखने को बोला था उन्होंने? मीडियम। कि जो मीडियम रहेगी वो बच्चे की जो मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, तो वो एक तरीके से मीडियम रखी जाएगी, ना कि इंग्लिश हिंदी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जिस भाषा में हम लोग नॉर्मल हमारी बोलचाल की भाषा है, जिस भाषा में बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल है उसमें पढ़ाया जाए। और उसमें रखा था 7 years ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ चिल्ड्रन, 7 से लेके 14, यानी 7 साल तक की फ्री एजुकेशन की बात करी थी किसने? वर्धा एक्ट में। और ये किसने प्रपोज करा था? महात्मा गांधी ने 1937 में। तो इस आइडिया को, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? नई तालीम और बेसिक एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू इंग्लिश, एडल्ट लिटरेसी मिशन, या फ्री हायर एजुकेशन? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये नई तालीम, ठीक है, और एजुकेशन के बारे में, और बेसिक एजुकेशन के बारे में, ठीक, बात करता है। तो याद रखना कि वर्धा स्कीम जो आई थी, जो अबाउट
बेसिक एजुकेशन थी वो कौन लेके आए थे? महात्मा गांधी 1937 में। नेक्स्ट देखो, द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड प्रमोट इंडियन गुड्स बिगिन इन विच ईयर, यानी सिंपल कि स्वदेशी मूवमेंट कौन से साल में लॉन्च हुआ था जो कि किस चीज को अपोज कर रहा था? किसको? पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुई थी? 1905 में। और इस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये बिगिन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1905 में ये सेशन जो स्वदेशी मूवमेंट का था वो बिगिन हुआ, और इस सेशन को प्रिसाइड करा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। बाकी हमारे लीडर्स हैं जैसे लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ये हमारे कौन से लीडर्स हैं? ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे याद रखो, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये हमारे कौन से हैं? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं। सेशन को किसने प्रिसाइड करा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में। नेक्स्ट देखो, फ्री लीगल एड इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फ्री लीगल एड अगर कोई अपना वकील हायर नहीं कर पा रहे हैं या तो ऐसा नहीं कि उनको कोई सहायता नहीं दी जाएगी, उनको पास भी फ्री लीगल एड, ठीक है, यानी उनको सरकार की तरफ से लॉयर प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो भी सुविधा होगी उनके कोर्ट तक जाने में और फैसला आने में वो उसकी एक फ्री लीगल एड दी जाएगी। तो ये हमारे किस चीज का पार्ट है? क्या ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है या प्रियम्बल है? ऑब्वियसली ये हमारे किस में आते हैं? डीपीएसपीज में आते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमारे कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमारे क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 37 किसके बारे में बोलता है? कि एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपीज की कैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लागू होंगे। 39 इंश्योर करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सबसे पहले हम जस्टिस देंगे, उसके बाद 39 क्या बोलता है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीवन जीने के लिए जितने भी साधन चाहिए वो देंगे। 40 वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के एक ड्रीम था कि क्या हो? पंचायती राज हो। पंचायती राज यानी सेल्फ रूल हो, ठीक है। तो 40 किसके बारे में बात करता है? विलेज पंचायत के बारे में। 41 इतना याद रखो, राइट टू वर्क की बात करता है। राइट टू वर्क बात करता है, और ओल्ड एज, सिकनेस, इन सब में हमें कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमें हेल्प दे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द ग्राम सभा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। बेसिकली क्या है कि ग्राम सभा क्या है और कैसे बनती है, ये फॉर्म करी है, ठीक है। तो ग्राम सभा में क्या होते हैं? आप अपने आसपास देखियो, आपके गांव में जो ग्राम सभा होती है, जो सरपंच होते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा में जो मेंबर्स कौन होते हैं? बेसिकली ऑल द एलिजिबल विलेज रेजिडेंट्स। ऑब्वियसली जिस गांव के की ग्राम सभा है उसके जितने भी एलिजिबल विलेज रेजिडेंट्स, एलिजिबल मतलब जो 18 से प्लस हैं और एलिजिबल हैं, ठीक है, वोटिंग राइट्स के लिए, तो वो सब क्या होते हैं? द डेलिबरेटिव असेंबली ऑफ ऑल एलिजिबल विलेज रेजिडेंट्स, यानी ग्राम सभा में कौन होते हैं? विलेज के जितने भी एलिजिबल रेजिडेंट्स होते हैं वो उसका पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच किचन प्रोसेस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, यानी इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है किसकी? ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है? एक मूवमेंट ऑफ वाटर होता है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है? हाइयर कंसेंट्रेशन से कहा जाता है लोअर जो कंसेंट्रेशन होता है वाटर का वहां जाता है। ऑब्वियसली देखो, अगर यहाँ पानी भरा हुआ है, ले सपोज, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है और ये अगर मान लो हाइट पे है या कुछ डिफरेंस पे है, ठीक है, तो क्या होगा? ये पानी इधर मूव करना स्टार्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे खाली है तो इसको भरने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये होती है एक तरीके से पैसिव मूवमेंट होती है, इसलिए इसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं होता, ठीक है, नो एनर्जी का यूज, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इसमें से कौन सी एक एग्जाम्पल है? फ्लशिंग फूड आइटम्स विद नाइट्रोजन, ग्राइंडिंग स्पाइसेस टुगेदर, प्लेसिंग रॉ मैंगो इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो, अब इस अभी हमने देखा कि एक हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जाएगा? लोअर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो देखो, जब रॉ मिल्क को हम प्लेस करेंगे सॉल्ट सोल्यूशन में, तो सॉल्ट सोल्यूशन अंदर में क्या है? अंदर में क्या है? पानी कम है बिकॉज वो सॉल्टेड है, और बाहर में ज्यादा है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर
1992, यानी 1992 के बाद इनमें से कौन सी अर्बन लोकल बॉडी डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। सबसे पहले याद होना चाहिए कि कितने लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वो है 8। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया, जिसमें आती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, जैसे मुंबई है तो मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सुनते होगे। ठीक है, जो सबसे बड़ी होती है, यानी जिसकी पॉपुलेशन लाइक 1 लाख प्लस है और समथिंग है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। उसके बाद आती है म्यूनसिपैलिटीज, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से छोटे एरियाज को कवर करती है। उसके बाद आती है नोटिफाइड एरिया कमिटीज। उसके बाद आती है टाउन एरिया कमिटीज, जो एक पर्टिकुलर टाउन को देखती है। फिर आती है कंटेनमेंट बोर्ड्स। उसके बाद आते हैं टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो इन टोटल 8 टाइप्स की अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। तो 1992 के बाद जो नोटिफाइड एरिया कमिटीज हैं इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ठीक है, बाकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और कमेटी और नगर पंचायत ये सब है, अभी भी पार्ट है। तो किसको कंटिन्यू किया गया था? नोटिफाइड एरिया कमिटीज को। और टोटल है कितनी? 8। नेक्स्ट देखो, विच इंडियन इंग्लिश पोइट फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन टाइटल द श्रीधर्स पब्लिश इन 1966 रिसीव अ पोइट्री बुक रिकमेंडेशन। तो ये किसने पब्लिश करी थी और ये फर्स्ट इंग्लिश पोइट्री कलेक्शन बनी थी। ठीक है, तो ये करी थी A.K. रामानुजन जी ने। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन सोर्स, यानी ग्राउंड वाटर इरिगेशन बेस्ड सोर्स कौन सा है इनमें से? पॉन्ड, रिवर कैनाल्स, टैंक और ओपन वेल। तो हमें पता है कि ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा जो यूज होता है इरिगेशन में वो होता है ओपन वेल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु एडमिनिस्ट्रेड द अघारा लैंड्स ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। एक तरीके की लैंड होती थी अघारा लैंड्स, तो उसको कौन एडमिनिस्टर करता था, मतलब उसका ध्यान कौन रखता था, या बेसिकली उस पर कौन रूल करता था एक तरीके से? तो क्या वो मॉन्क्स के अंडर आती थी, या फिर फ्यूडरल लॉर्ड्स होते थे उनके अंदर, या फिर विलेज असेंबलीज देखती थी, या फिर ब्राह्मण देखते थे? तो हमें पता है कि जो अघारा लैंड्स होती थी इसको कौन एडमिनिस्टर करते थे और कौन इसको देखते थे? वो देखते थे ब्राह्मण्स। ठीक है, अघारा लैंड्स, ब्राह्मण्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सब्सटेंसिव फार्मिंग। सब्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? जो मतलब हमारे जो पहले से फार्मिंग चलती आ रही है, परंपरागत फार्मिंग चलती आ रही है, उसमें इनमें से कौन सी चीज नहीं है? ठीक है, देखो, यूज ऑफ फैमिली लेबर होता है, आज भी होता है, पहले तो होता ही होता था कि अगर घर के 10 मेंबर हैं तो 10 मतलब उसमें हेल्प करा रहे हैं। तो यूज ऑफ फैमिली लेबर, तो हम क्या बोल रहे हैं? सब्सटेंसिव फार्मिंग मतलब जो पहले फार्मिंग्स होती थी और जो परंपरागत फार्मिंग्स होती थी। तो यूज ऑफ फैमिली लेबर ऑब्वियसली होता था। मैनुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, आज भी हमारी जो फार्मिंग्स है वो ज़्यादातर मैनुअल ही है। ट्रेडिशनल सीड्स की वैरायटी यूज़ करना है। ट्रेडिशन मतलब उस टाइम की, जो पुराने टाइम्स की थी, और जो हमारी ओल्ड सीड्स वैरायटी थी वो यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली क्या नहीं था उस टाइम पे? यूज़ ऑफ हाई एंड मशीनरी। ऑब्वियसली हाई एंड मशीनरी अब यूज़ होती है हमारे फार्मिंग में, तो उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नोटिफाइड एरिया कमेटी इन इंडिया। नोटिफाइड एरिया कमेटीज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? देखो, नोटिफाई कर दिया, नोटिफाई मतलब किसी चीज को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, नोटिफाई किया गया है। तो अब क्या है कि उसको मे बी कुछ अलग से स्टेटस मिला होगा, तो इसका मतलब होता है मैनेजिंग डेवलपिंग टाउन्स ड्यू टू गेट अ म्यूनसिपैलिटी स्टेटस, यानी उस एरिया को एक म्यूनसिपैलिटी का स्टेटस मिल रहा होगा। ठीक है, इसलिए तो उसको बोलते हैं, ये उसका बेसिकली फंक्शन होता है जो नोटिफाइड एरिया कमिटीज होती हैं, कि वो मैनेजिंग डेवलपिंग टाउन्स ड्यू टू गेट अ म्यूनसिपैलिटी स्टेटस। whom did चंद्रगुप्त सेकंड मैरी आफ्टर डिफीटिंग द शाका किंग्स, यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने किससे शादी करी थी आफ्टर डिफीटिंग शाका किंग्स को? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने डिफीट करा था किसको? शाकास को। और किससे शादी करी थी? ये करी थी कुबेर नागा से। इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने किससे शादी करी थी? कुबेर नागा से। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज OCI स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी फुल फॉर्म ऑफ OCI क्या है? तो ये है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया मतलब उनके पास इंडिया के सिटीजनशिप होने के कुछ राइट्स हैं, बट वो इंडिया में नहीं रहते हैं। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स है, यानी इंडियन ओरिजिन के हैं या फिर उनके
कभी पेरेंट्स या एंसेस्टर्स रहे होंगे बट अभी उनके पास ओवरसीज सिटीजन है, यानी वो इंडिया के कभी थे पर अभी नहीं रह रहे, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं इंडिया में फ्रीक्वेंट विजिट्स होती हैं, वो आ सकते हैं, तो इस तरीके से उनको एक कन्वीनियंट दी जाती है कि आप ओवरसीज सिटीजन हैं, आप इंडिया आ सकते हैं, ठीक है। और जो ओवरसीज सिटीजन है उनको जो रूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019 में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग ओसीआई कार्ड होल्डर्स को मतलब परमिट किया जाता है इंडिया में उनकी विजिट्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर डिड भील रिबेलियन, इंपॉर्टेंट है कि भील रिबेलियन, आप देखो कि एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी रिवॉल्ट पे जरूर मिलेगा, या तो उनके लीडर्स पे या उनके ईयर पे कि किस साल हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भील रिबेलियन जो कि स्टार्ट हुआ अंडर लीडरशिप ऑफ भील लीडर सच एज काजी सिंह एंड भीमा नायक, काजी सिंह एंड भीमा नायक दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो भील रिबेलियन स्टार्ट हुआ था 1818 में, ठीक है। इसी के साथ देखो इंडिगो रिबेलियन हुआ था 1859 से 1860 में, ये मतलब रहा है, ठीक है। उसके बाद मुंडा रेबेलियन जिसमें भगवान बिरसा मुंडा ने लीड करा, तो 1899 से 900 के बीच में। इसको बोलते हैं मापिला रिबेलियन और मोपला रिवोल्ट जो कि 1921 में हुआ। एक है फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन जो कि 1763 से लेके 1800 तक चला, ठीक है। तो ये कुछ रिवॉल्ट्स हैं जो अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, विच रीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स इज मेड ऑफ ओल्डर एलुवियल। देखो दो टाइप की एलुवियल होती है, एक होती है न्यू, एक होती है न्यू, एक होती है ओल्ड एलुवियम, ठीक है। तो ये दो टाइप की सॉइल होती है, एक ओल्ड एक होती है न्यू। तो इसमें से पूछ रहा है कि ओल्ड कौन सी होती है, तो ओल्ड होती है भांगर, हम बोलते हैं ना कि पुराना सामान है, ओल्ड है, तो क्या है एक तरीके से हमको कि भंगर है। तो जो भांगर होती है वो होती है हमारी ओल्ड एलुवियल, और जो न्यू होती है वो होती है खादर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द अभिधम्म पिटाका एक्सप्लोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन डेप्थ, यानी अभिधम्म पिटाका जो कि क्या है, 3 बास्केट्स हैं ये एक्चुअली बुद्धिज्म के, जिसमें कौन सा एक है विनय पिटाका, सूत पिताका एंड अभिधम्म पिताका। तो पूछ रहा है कि अभिधम्म पिताका किस चीज से डील करता है, क्या ये पॉलिटिकल हिस्ट्री बताता है, नहीं। फोक टेल्स हैं बुद्धिज्म के रिगार्डिंग, नहीं। क्या एनिमल स्टोरीज है, नहीं। अभिधम्म पिताका बताता है एथिकल, मेंटल फिनोमिना एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, बेसिकली ये हायर डॉक्ट्राइंस जो ये हमारी मतलब मॉरल वैल्यूज होगी इन सब पे बात करता है, ठीक है। अभिधम्म पिताका। विनय पिताका किस पे बात करता है, ये डिसिपल लाइफ पे बात करता है बुद्धिज्म में। और सूत पिताका में टीचिंग एंड सरमन दिए हैं किसके, भगवान बुद्ध जी के, जितनी भी उनकी टीचिंग थी, जितने भी उनके सरमन थे, तो उनका एक कंपाइलेशन दिया हुआ है सूत पिताका में। विनय पिताका बात करता है डिसिप्लिन लाइफ के बारे में, और अभिधम्म पिताका बात करता है हायर डॉक्ट्राइन, यानी जो भी मॉरल और एथिकल वैल्यूज थी उनके बारे में, ठीक है। और याद रखो कि कितने बास्केट्स हैं, 3 बास्केट्स हैं, अभी विनय पिताका, सूत पिताका और अभिधम्म पिताका। नेक्स्ट देखो, हाउ आर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश इन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को एस्टैब्लिश करना है कहाँ पे, हमारी यूटीज में, तो कैसे किया जा सकता है, बाय म्युनिसिपल कमिश्नर कर सकते हैं, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय स्टेट लेजिस्लेचर, बाय पब्लिक वोट। देखो यूनियन टेरिटरी में स्टेट का तो कोई रोल नहीं, पहली बात तो एक ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट। म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं भाई, वो जिस एरिया में म्युनिसिपल कमिश्नर है वहाँ की वहीं तक अथॉरिटी है। यूटीज को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, मीन्स उसके लिए एक्ट कौन बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, यानी जब इंडिविजुअल्स की इनकम में जो इनइक्वालिटी होती है उसको कौन सी चीज से पता चलता है, या फिर कौन सी चीज उस चीज को रिफ्लेक्ट करती है कि इनइक्वालिटी है इनकम में इंडिविजुअल्स में, ठीक है। क्या वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है, नहीं। इंडिपेंडेंसी रेशियो बताता है, सॉरी मतलब डिपेंडेंसी रेशियो बताता है कि आप किसी पे डिपेंड हो तो इसलिए आपकी इनइक्वालिटी है इनकम में, तो ये बताता है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व बेसिकली बताता है कि कितनी इनइक्वालिटी है इनकम को लेके अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।